हेलो दोस्तों, पॉलीटेक में आपका स्वागत है। और ये हमारा दूसरा वीडियो है पॉलीटेक्निक सब्जेक्ट फिजिक्स का, जो कि यहाँ पास आपको कुछ हम लोग सॉल्व कराते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि आपके पीपीटी के क्वेश्चन पे बेस्ड होता है। तो चलिए चलते हैं, जो कि आज हमारा दूसरा वीडियो है ये इसका। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द हीट जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाई। जल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण निर्मित ऊष्मा खाली स्थान के द्वारा दी जाती है। मतलब किसके अनुसार? जल के ऊष्मा के सिद्धांत। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जो कि आप लोगों को आंसर दिखाई दे ही रहा होगा। जो कि इसका फॉर्मूला होता है ये नंबर H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि एक तरह का फॉर्मूला है जिसको हम लोगों को याद ही करना पड़ेगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होता ना कुछ, किसी भी तरह से ट्रिक से आप लोगों को हमेशा लॉन्ग वे में ही स्टडी करना चाहिए। जो कि ट्रिक में कोई भी चीज़ इतना टाइम तक याद नहीं रहता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि हीट होता है। यहाँ पर H है वो हीट है, I जो है फ्लो ऑफ करंट है, और जहाँ पास R दिख रहे हैं R वो है रेसिस्टेंस है, और T जो है टाइम है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। आप लोगों का आंसर ए नंबर हो गया। और यहाँ पास ये बी नंबर 128 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 वाट ऑफ पावर इज इक्वल्स टू, मतलब 1 वाट विद्युत शक्ति के बराबर है। 1 वाट किसके बराबर है? तो यहाँ पास 1 वाट जो है पावर क्या होता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में फ्लो इंटू फ्लो ऑफ करंट। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, जो कि यहाँ पास ये ए नंबर हिंदी में 1 वाट विद्युत शक्ति के बराबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 129 नंबर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, मतलब हिंदी में देखिए, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई मतलब जो बिजनेस में इस चीज़ के यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? किलोवाट पर हावर, किलोवाट पर हावर। सी नंबर किलोवाट हावर स्क्वायर, डी नंबर किलोवाट हावर स्क्वायर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट हावर, मतलब किलोवाट घंटा। जो आपका मीटर सब में शो होते रहता है ना, बिजली का मीटर होता है, उसमें यही सब शो होते रहता है, किलोवाट हावर। इस नंबर 130। द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज, तार की प्रतिरोधकता जो कि है रेसिस्टेंस क्या है? इसका नीचे देखते हैं ऑप्शन ए नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एरिया क्रॉस सेक्शन, जो कि गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि सही है। सी नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, अपने एरिया के इंडिपेंडेंस नहीं होता है वो। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि यहाँ पर हिंदी में भी देख लीजिए एक बार। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से समानुपाती होती है। बी नंबर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अनुक्रमानुपाती हो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हिंदी में वक्रमानुपाती बोला जाता है इसको। तो नेक्स्ट में चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका 131 नंबर क्वेश्चन। 131 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, मतलब कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल, बिकॉज वह एलॉय मेटल से क्यों बना होता है? यहाँ पर देखिए, एलॉय हैव लो रेसिस्टिविटी, एलॉय हैव हाई रेसिस्टिविटी, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन रेसिस्टिविटी, नॉन ऑफ दिस। हिंदी में भी एक बार देख लीजिए, ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री, मतलब कि कोई आयरन होता है, वो सब चीज़ जो है कह रहा है कि संवाहक शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु से क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मिश्र धातु में इसका जो मिश्र धातु है उसमें जो करंट जब फ्लो होता है तो हीट होता है, मतलब पूरी तरह से करंट उसमें फ्लो नहीं हो पाता है। बीच में जो है कंडक्टर, एक तरह से ये कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये अगर सीधी से बात बोला जाए तो बीच में जो है करंट वो स्लो हो जाता है, मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है स्लो हो जाता है।
तब जाकर वहाँ पर जो है हीट जनरेट होता है। तो इसलिए जो है एलॉय का उपयोग किया जाता है, जो कि एलॉय जो है इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपके कंडक्टर से। इसलिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है किसी चीज़ को, जैसे डिवाइसेस में, इस तरह के डिवाइसेस में जिसमें कि हम लोगों को हीट जनरेट करना होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलॉय। एलॉय हैव हाई रेसिस्टिविटी, क्योंकि इसका प्रतिरोधक क्षमता जो है इसका ज़्यादा रहता है। तो आगे देखते हैं 132 क्वेश्चन नंबर। ए करेंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इज ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, देन the direction magnetic field at a point directly below the power line is। मतलब एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। विद्युत शक्ति तार के नीचे की बिंदु एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना है, जो कि हमारा जो फील्ड लाइन से है वो कैसे जाता है, इसको एक तरह से बताना है हमको यहाँ पास। तो आपका फील्ड लाइन जो कि एक तरह का ऐसे मैग्नेट होता है, जो कि इधर ये मैग्नेट हो गया, इधर आपका होता है एस, इधर आपका होता है एन, जो कि एन से होकर के ऐसे ऐसे बनता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ये ऐसे होता है, एन से एस की तरफ जाता है, जो कि ऐसे ऐसे निकलते जाता है ऐसे। तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड किसके तरफ है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो इसका आंसर ये देखिए, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, नहीं नॉर्थ से ऐसे होके साउथ की ओर आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, ये ए नंबर। समझ में आया? तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल हैविंग एन टर्न्स इज। मतलब एन घुमाव वाले विद्युत धारा वाहन रोक करने वाले गोलाकार कुंडली के कारक चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब एक तरह से बोला जाए तो एक कोई चुंबकीय क्षेत्र बनाने वाला कोई कोइल है, जिसको एन टर्म्स मतलब कि एन बार उसको घुमा दिया जाए तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना होगा। जाहिर सी बात है, जितना बार घुमाएंगे उतना एक भाग का उतना और हो जाएगा, उतना बार हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। एन टाइम्स उतना और आगे उसका जो है सिंगल टर्न में जितना होता है उसका एन टाइम्स और हो जाएगा। मतलब एक बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित। ठीक है। 134 नंबर क्वेश्चन। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलेनोइड कैन बी यूज्ड टू magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet so form is called electromagnet। जो कि यहाँ पर हिंदी में देखिए, परिनलिका के अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडल के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। जो चुंबक बनाता है उसे कहा जाता है, सीधी सी बात है, आपको क्वेश्चन में ही दिख जा रहा है, जो चुंबक बनाता है उसको क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबक ही बोला जाएगा ना। मतलब परिनालिका के अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कोई परिनालिका मतलब कि जो है एक तरह का सोलेनोइड बोले तो कोइल है एक तरह का, जो कि आपके होल सिलेंडर टाइप का होता है, जो कि सोलेनोइड बना रहता है घुमावदार। तो उसके अंदर रखे हुए चुंबक सामग्री, मतलब कोई सा भी लोहा चाहे किसी भी तरह का सामग्री रखेंगे जो कि मेटल का होगा, तो उसको चुंबकित मतलब उसको एक तरह से मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्वेश्चन भी देखते हैं 135 नंबर। दी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग कंडक्टर। मतलब विद्युत धारा वाहन करने एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक तरह से मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हो गया, ये भी एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड हो गया, जो कि एक सोलेनोइड हो गया। इसके अंदर जो है करंट जो है वो क्या होगा बोल रहा है, करंट जो है ऐसे एक तरह से बनता है इसका मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से बनेगा। तो हमेशा ये तो पैरेलल ही जा रहा है, मतलब कि कहीं पास कम है ना ज़्यादा है। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो तो सब जगह में सेम है। तो इसका आंसर क्या होगा,
ये डी नंबर। तो देखिए यहाँ पर जो पैरेलल होते हैं सोलेनोइड में जितने भी मैग्नेटिक फील्ड, वो तो सब जगह में बराबर है, कहीं पास कम ना कहीं पास ज़्यादा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स, मतलब हर जगह पे जो है सेम होंगे, बराबर होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, सभी बिंदुओं पर समान होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द 4 फिंगर्स आर पॉइंटेड टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, मतलब जो है यहाँ पर बोला रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी की दिशा दर्शाती है। तो क्या दिशा दर्शाती है, मतलब ये रुकिए मैं डायग्राम दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो है इसका थंब हो गया और ये इसका उंगली हो गया। अच्छा से नहीं बन पा रहा है, ये देख लीजिए। यह फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसके थ्रू जो है आपके ये 4 फिंगर किसको दर्शाते हैं, इसके 4 फिंगर किसको दर्शाते हैं, ये 4 फिंगर किसको दर्शाएंगे, ये 4 फिंगर जो है चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाते हैं, जो कि ये आपका इस डायरेक्शन में होता है। जब आपके बाएं हाथ को एक तरह से अंगूठा को ऊपर करके चारों उंगली को मोड़िएगा तो आपका जो अंगुली है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, मैग्नेटिक फील्ड। जो आपको ठीक से अगर पता नहीं है तो आप लोग एक बार बुक से या कहीं से गूगल से सर्च करके अच्छा से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ठीक से देख लीजिएगा, क्योंकि अब इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आने के चांस रहते हैं, इसलिए अच्छा से समझना ही समझदारी होगी। क्योंकि अब पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। इसलिए अब आप लोगों को मर्जी, आप लोगों का क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 137 नंबर, द डिवाइस दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन सर्किट इज, मतलब कोई एक डिवाइस है, उपकरण है, किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सकता है। मतलब किसी भी कोई एक तरह का डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है जो कि करंट को पता लगा सकता है, तो कौन सा डिवाइस है, करंट को पता लगा सकता है, मतलब कोई से भी छोटा मोटा डिवाइस है ऐसे। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को एम्पियर का देखिए, यहाँ पर जो है आप लोगों को 4 तरह का मीटर दिया गया है ऑप्शन में, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, रेसिस्टर, डायोड। मतलब डायोड तो एक तरह का डिवाइस है जो कि आपको वन साइड में फ्लो करता है, जो कि ऐसे होता है। आप लोगों को मैं ठीक से हर तरह का जितना भी ऑप्शन दिया गया हर ऑप्शन को समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पास ये डायोड है, वो डायोड जो है वन साइड ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो कि एक दिशा में ही करंट को प्रवाहित करता है, तो इसको डायोड बोला जाता है। जो रेसिस्टर है वो तो प्रतिरोधक होता है, आपके करंट को अपोज करता है। और जो गैल्वेनोमीटर है एक तरह का जो कि करंट को नापता है, एक तरह के मीटर है, मेजरमेंट में काम आता है, जो कि किसी अगर डिवाइस में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस चीज़ को मेजर करता है, जो कि इसका ये सही आंसर है। और जो पहला नंबर है वोल्ट मीटर है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। तो इसका सही आंसर जो है ये बी नंबर, गैल्वेनोमीटर, जो कि आपको दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन, द बेसिक फिनोमिना ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज, मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो है बेसिक फिनोमिना क्या है, मतलब विद्युत जनरेटर के कार्य तहत बुनियादी घटना है। मतलब ऐसा क्या काम करता है जनरेटर जो किसके अंडर आता है, ये इसको आपको ऑप्शन में बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हॉल प्रभाव, या फोलेट्रिक इफेक्ट, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ये तरह था माइक्रो लेवल में आ जाएगा, और फोरोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये तो पता नहीं क्या होता है, आप लोग, मेरे को भी लगता है ऐसा कुछ नहीं होता होगा। बाकी जो आप लोगों के ये पहला नंबर दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको यहीं पास ही पता चल जा रहा है। इलेक्ट्रो मतलब होता है आपका करंट, इलेक्ट्रिक सब चीज़ से कनेक्टेड है। ये जो इलेक्ट्रो नाम है वो इलेक्ट्रिक सब चीज़ों से कनेक्टेड है। मतलब आप लोगों को यहाँ से हम लोगों को गेस भी करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको अप्रोच कर रहा है क्वेश्चन को। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है
139 नंबर, ए रेक्टेंगुलर कोइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंज वंस इन ईच। मतलब जो है आप लोगों को ड्रॉ करके ही दिखा रहा हूँ मैं, जो कि फिजिक्स ऐसा ही एक तरह का सब्जेक्ट है जो कि समझ में आता नहीं है किसी का। तो जो है ये बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंज इन वन स्विच। मतलब ये एक तरह का बार मैग्नेट होता है जो कि कांस्टेंट ऐसे ये एक जगह पे है प्लेस रहता है, जो कि ये परमानेंट मैग्नेट होता है। और इसके जो बीच में है एक तरह का, ये कलर चेंज कर लेता हूँ, एक तरह का कोइल होता है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जो कि ये रोटेट करता है। जब ये रोटेट करता है तो ये करंट को कितने कितने एक रोटेशन में कितने बार मतलब कि करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। तो देखिए जब ये एक बार जो है टोटल 1 राउंड पूरा एक चक्कर लगा लेता है इस बार मैग्नेट के, तब जाके ये 2 बार टोटली चेंज होता है। जब ये आधा चेंज होगा तो एक बार इस साइड जाता है, एक बार इस साइड जाता है, और इसके आधा चेंज होने के बाद एक बार इस साइड आता है। करंट आधा जाएगा इस साइड आगे की डायरेक्शन, फिर आधा में इस साइड की डायरेक्शन आएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जो कि हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन में एक बार जो है डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब कि आधा 1/2 घूर्णन। हिंदी में देख लीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ जो है लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, या तो नोट भी बना लीजिए, जो कि एक बार पढ़ने से कुछ चीज़ याद नहीं रहता, इसलिए दोबारा हर 24 घंटे में, या तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है 24 घंटे, तो कम से कम जो है 10 या 20 दिन बाद आराम से एक बार इसको देख लीजिएगा, आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। बाकी एक बार याद ज़रूर कर लीजिएगा, या तो फिर समझ लीजिएगा। समझने से ज़्यादा देर तक याद रहता है, और याद करने से कुछ चीज़ याद नहीं रहता है। तो चलिए 140 नंबर क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर सोन क्लोजर टुगेदर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। मतलब किसी तरह के चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है एक तरह का, ये सोलेनॉइड है। यहाँ पास एक तरह का चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। ओके, सबको इरेज कर रहा हूँ मैं, इरेज करके दिखा रहा हूँ। तो जो एक तरह की इसको मैग्नेट समझ लीजिए, SAN। तो यहाँ पास एक तरह का किसी भी तरह का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना हुआ होता है, जो कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर जो है कहाँ पास स्ट्रॉन्गर होगा, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ज़्यादा घने होंगे, या तो फिर ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, जितने भी ज़्यादा घने पाए जाएंगे, क्लोजर पाए जाएंगे, तो वहाँ पर जो है इसका जो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग ही होगा। मतलब ये दूर दूर में जो होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो वीक हो जाता है, मतलब कि दूर दूर में फैले फैले हुए पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पास वीक होता है। और पास पास में थोड़े सटे हुए रहते हैं, मतलब क्लोजर रहते हैं, इसलिए यहाँ पास जो है स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए नंबर, मजबूत। तो चलिए आप लोगों को समझ में आया ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 141 नंबर, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैरिंग ए कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ। मतलब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ। मतलब किसी भी तरह का विद्युत जाने वाले सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। मतलब एक तरह का सोलेनॉइड है, रुकिए डायग्राम से ही ठीक से समझ में आएगा। ये देखिए ये सोलेनॉइड है, मतलब इसमें जो है करंट जो है फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, तो किसके तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब किसके तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, नहीं है तो देखिए मैं बताता हूँ। ये एक तरह का बार मैग्नेट जो होता है ना, इधर S होता है, इधर N होता है, सेम वैसे ही यहाँ पर जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इसलिए जो है मैग्नेटिक फील्ड सेम बनेगा। तो ये जो है एक तरह के एज बार मैग्नेट जो है वर्क करेगा। तो मतलब इसको आप लोग बार मैग्नेट के जैसे एक तरह से वर्क करवा सकते हैं, जो कि करंट से काम करेगा। तो समझ में आया होगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे एक्सप्लेन करते हैं। 142 नंबर, द AC सप्लाई टू द हाउस इज
220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। आप लोग इस सब चीज़ को देख के मत घबराइएगा, ये सब चीज़ अभी खाली नॉलेज के लिए दिया गया है। वन ऑफ द वायर्स आर सप्लाई विच इट रेड इंसुलेटेड कार्ड। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक तरह का जो वायर है जो कि रेड कलर से कोटेड रहता है प्लास्टिक से, इसी घर में आपूर्ति के लिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के तारों को एक लाल इंसुलेशन के साथ है, जिसे कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, इसमें दो प्रकार के नहीं, जनरली जो है 2 या 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें कि आप लोगों को जैसे मिक्सर और फिर क्या बोला जाता है रेफ्रिजरेटर, ये सब में 3 तरह के पाए जाते हैं, जो कि आप लोगों को ऐसे दिखा दे रहा हूँ, 1 2 3 ऐसे 3 तरह का वायर होता है। जो कि आपका ऊपर वाला बड़ा होता है वो होता है अर्थिंग के लिए, और जो आप लोगों का एक रेड कलर का होता है वो होता है लाइव वायर, और एक होता है न्यूट्रल। तो आप लोगों का जो ये रेड कलर से इंसुलेटेड होगा वो क्या हो जाएगा, लाइव वायर हो जाएगा। तो आपका ए नंबर आंसर सेव हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युमन तार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 143 नंबर। द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। मतलब फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मतलब इसका फिनोमेना क्या है उसको बताना है, घटना को बताना है, जो कि क्या होता है इस टाइम पे। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, किसी बॉडी को चार्जिंग करता है, नहीं यार ऐसे किसी बॉडी को ये चार्ज नहीं करता है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू ए कोइल। मतलब किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड करंट यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, यहाँ पर तो करता ही होगा, कहाँ पर कोइल बना है तो करता ही होगा, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो सी नंबर देखें, इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए कोइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कोइल, जो कि यहाँ पास इसका राइट आंसर है। जो कि यहाँ पास रिलेशन बताया गया है मैग्नेट एंड द कोइल का, रिलेटिव मोशन, जो कि यहाँ पास रिलेटिव मोशन होता है, जो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का जो फंक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो कि एक तरह की जब ये कोइल रोटेट करता है तब जाके यहाँ पास जो है मोशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कोइल का बीच में एक तरह का रिलेशन बन रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। डी नंबर देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग ए कोइल ऑफ वन इलेक्ट्रिक मोटर, एक तरह का रोटेटिंग मोटर। ये तो जनरल सी बात होता है, लेकिन ये इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसके क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो हिंदी में देखिए, हिंदी के लोगों को भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। एक पदार्थ जो प्रभावित करने की क्रिया करता है, ये भी आप लोगों को हिंदी में तो देख लीजिए, बाकी उतना समझ में नहीं आता है मेरे को हिंदी। तो एक पदार्थ को प्रभावित करने की प्रक्रिया, अब क्या होता है उतना तो मेरे को भी नहीं पता। एक कुंडल से होकर विद्युत गुजरने के कारण, हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, जो कि आपका हिंदी में भी सी नंबर आंसर है। एक चुंबक और कुंडल के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडल में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है, जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो है फिनोमेनन है। 144 नंबर, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, मतलब जो है शॉर्ट सर्किट के टाइम में जो है हमारे जो है करंट में सर्किट का क्या इफेक्ट होता है उसको बताना है। मतलब लघु परिपथ के समय परिपथ में बिजली या विद्युत क्या होता है, reducing substantially, does not change, increase heavily, very continuously। मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है इंक्रीज हो जाता है, हीट भी इंक्रीज हो जाता है, करंट भी इंक्रीज हो जाता है, एक तरह से धुआं देने नहीं लगता है। आप लोगों को जैसे कोई से भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शॉर्ट हो गया बोलते हैं, तब जाकर वहाँ पर धुआं देने लगता है। एक तरह से बोला जाए तो लोड जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, जो है ये करंट के थ्रू, मतलब करंट बढ़ जाता है। इंक्रीज हैवली, तो इसका आंसर क्या हो जाए, अत्यधिक बढ़ जाना, विद्युत प्रवाह जो है बढ़ जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 145 नंबर। द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, मतलब कि एक तरह का डिवाइस है जो कि करंट प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोला जाता है। यहाँ पास आप लोगों को दिख ही रहा होगा ऑप्शन में जनरेटर, जो कि जनरेटर एक तरह से नाम ही पता चल रहा है, जो कि जनरेट करता है, कुछ भी चीज़ जनरेट कर रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका जनरेटर। जनरेटर वही डिवाइस है जो कि करंट को जनरेट करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर जनरेटर। 146 नंबर,
तो 146 नंबर पे आते हैं, द सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग इज, मतलब लघु परिपथ के परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपकरण, मतलब एक तरह के किसी भी तरह से कौन सा चीज़ हम लोग लगाते हैं जो कि शॉर्ट सर्किट के लिए बचाने के लिए क्या लगाते हैं, जैसे कि हम लोग ग्रिप लगाते हैं ना, ग्रिप जो कि घरों में पाया जाता है, वो क्या उसको क्या बोला जाता है, जनरली साइंस के भाषा में जो बोलते हैं उसको फ्यूज़ बोला जाता है, जो कि एक तरह का फ्यूज़ का वर्क करता है। और जो भी जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, जब करंट या लोड बढ़ जाता है, तब जाके वो फ्यूज़ जो है हीट अप होके गल जाता है या कट जाता है। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर जो है फ्यूज़। फ्यूज़ ही एक ऐसा उपकरण है जो कि आपका शॉर्ट सर्किट होने पर आपके जो डिवाइस है उसका सुरक्षा करता है या उसको सेफ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ चलते हैं 147 नंबर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन, मतलब विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। अब क्या ली जाती है, ऑप्शन देखते हैं, सेम एज द डायरेक्शन फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरह जो जैसे मान के चलिए ये एक तरह का वायर है, तो अब इसमें जो है विद्युत धारा मतलब करंट किस डायरेक्शन में जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन बोल रहा है सेम एज द डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट भी इधर जाएगा, जो कि सरासर गलत है। बी नंबर देखिए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बोल रहा है अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जस्ट इसके अपोजिट जो है करंट मूव करेगा, जो कि आपका सही आंसर है। तो सी नंबर देखते हैं, सी नंबर पे एक बार देख लीजिए, अगर गलत है लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, जो कि परपेंडिकुलर तो कभी होता नहीं है, जो पॉसिबल है नहीं है। देयर इज नो डायरेक्शन करंट फ्लो द इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है बोल रहा है, मतलब ये भी गलत है। मतलब हिंदी में देखिए, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा विपरीत होती है, किसके, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के, मतलब जो करंट है वो विपरीत दिशा में फ्लो करेगा किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो 148 नंबर पे चलते हैं, इरेज कर देता हूँ मैं। हाँ, The piece of wire of resistance R is cut into 5 parts. Of these parts are taken, then connected in parallel. If the equivalent resistor of this combination R prime, the ratio R prime is, मतलब जो है ये क्या होगा बोल रहा है, आप लोगों को समझाता हूँ। एक तरह की वायर है जिसको हम लोग कट लगाते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 टुकड़ों में इसको हम लोग क्या किया, कट कर दिए। कट करने के बाद जो है इसको हम लोग इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन पैरेलल में क्या होगा बोल रहा है, मतलब 1/r जो होता है, इसका इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, मतलब पाँच भाग में इसको डिवाइड किए हैं, मतलब 5/r हो जाएगा। मतलब ऐसे करते करते 5 बार इसको प्लस करेंगे तो इसका जो है टोटल क्या निकल के आएगा, तो इसका 1/r इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एक बार इरेज कर देता हूँ किया, तो 1/r इज इक्वल आर प्राइम जो है निकल के आ जाएगा आम का 5 5 25 हो गया, यहाँ पास हो जाएगा 25, मतलब आप लोग जोड़ेंगे वैसे करके r/5 प्लस आर नहीं 5/r प्लस 5/r करके ऐसे 5 बार इसको ऐड करके जो है इसका निकालेंगे एलसीएम। तो r तो कॉमन ही है, तो ऊपर में जो 5 जो है 5 बार जुड़ गया तो 25 आ गया, तो 25 हो गया। तो यहाँ पर जो r है ये इस साइड चले जाएगा, तो ये r अपॉन में r प्राइम हो जाएगा, जो कि इक्वल है आपका 25 के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 25, जो कि यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में भी है, एक बार समझ लीजिए। हिंदी में प्रतिरोध R के तार के टुकड़ा 5 समान भागों में काटा जाता है, इन भागों को फिर से समांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोधक R प्राइम है तो R अपॉन R प्राइम मतलब R/R प्राइम का अनुपात क्या होगा, मतलब इसका आंसर क्या है, डी नंबर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 149 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, मतलब कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के। मतलब यहाँ पास बोल रहा है, मतलब कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के एग्जाम्पल नहीं है बोल रहा है, नहीं है बोल रहा है, मतलब इसको ध्यान दीजिएगा।
उनको क्या बोले जाते हैं, जो कि प्राकृतिक और एनिमल से पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है नॉन कन्वेंशनल। और कन्वेंशनल एनर्जी उसको बोला जाता है जो कि एक तरह से यहाँ पर दिया गया है न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि एक तरह का कन्वेंशनल एनर्जी है जो कि नेचर से नहीं पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि आप लोग जान लीजिए नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल क्या होता है। नॉन कन्वेंशनल यही होता है जो कि एनिमल और नेचर से नहीं पाया जाता है, और नॉन कन्वेंशनल जो है आपका नेचर और एनिमल से पाया जाता है। समझ गए। निम्नलिखित में से पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जो कि आपका न्यूक्लियर एनर्जी होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नीचे देखिए यहाँ पर अभी जस्ट आपको समझाया होगा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। अब नॉन कन्वेंशनल मतलब यहाँ पास तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि सोलर एनर्जी, वाटर और क्या बोल सकते हैं नेचर से जितने पाए जाते हैं, तो फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो पावर प्लांट, विंड एनर्जी, ये सब चीज़ नहीं है। आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर जो है सोलर एनर्जी, जो कि आपका नेचर से पाया जाता है, उसको क्या बोला जा सकते हैं हम लोग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बोला जा सकता है, जो कि आपका बी नंबर सौर ऊर्जा है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और हमारे क्लास पे लगी रहिए। आप लोगों को पीपीटी एग्ज़ाम का पार करने की जिम्मेदारी हमारी, और अच्छे से ध्यान से हर चीज़ को देखिएगा। और नोट पीडीएफ जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, अगर आप लोग डाउनलोड करके ठीक से देखना चाहते हैं अगर, तो आप लोग लगे रहिए और कंटिन्यू करिए आपका जो है प्रैक्टिस, और जितना भी स्टडी है उसको आप लोग कंटिन्यू रखिए हमारे साथ, या फिर अब जहाँ कहीं भी इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो लाइक सब्सक्राइब करिए या ना करिए, कम से कम अपने फ़ायदे के लिए इस चीज़ को देखिए ज़रूर। धन्यवाद।